बाकी डॉक्टर्स की जो फील्ड है ना, उनके पास स्कैन है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है, टेस्ट हैं दिखाने के लिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बट फॉर्चुनेटली स्पेक स्कैन, मैंने काफ़ी लोगों को हॉस्पिटल में भी दिखाया था कि स्पेक स्कैन नाम का स्कैन होता है ब्रेन का। अभी 2 या 3 ही मशीन्स हैं पूरी दुनिया में, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप स्पेक स्कैन टाइप करेंगे, आज घर जाके करिएगा, ऑफ एन अल्कोहलिक ब्रेन, जैसे एमआरआई होता है ना, इसी तरह से एक एस स्पेक भी टी भी होता है, स्पेक स्कैन ऑफ अ ड्रग एडिक्ट। अल्कोहलिज्म भी लिख सकते हैं, स्मोक करने वाला भी लिख सकते हैं, सारी इमेजेस आएंगी। तो वहाँ पे जो इमेजेस आएंगी ना, लेफ्ट साइड पे नॉर्मल ब्रेन होगा जो अंदर से नॉर्मल है, और साइड में ही आप उसका देखेंगे बीमार ब्रेन, कि जिसने 20 साल से ओपिएट्स का नशा किया है, उसका ब्रेन अंदर से कैसे हो जाता है। तो शायद हमारी सिचुएशन थोड़ी आसान हो जाएगी, है ना। डॉक्टर जब आपको बोलता है ये देखो अल्सर, ये देखो इसके अंदर अल्सर है, तो हम उसको नो नहीं कर सकते, सामने है ना, मगर ये इनविजिबल इलनेस है। तो इसलिए हम बोलते हैं उसके बिहेवियर से देखो, उसके बिहेवियर से समझने की कोशिश करो। उसकी हरकतों से पता चल रहा है कि उसका ब्रेन नॉर्मल नहीं है। वो तो अब समझ में बहुत कुछ आ रहा है। बिल्कुल। अब आप ये सोचो, आप मुझे खुद बताओ, हमें हमारे हॉस्पिटल में चालाकियाँ करनी पड़ती हैं, झूठ बोलना पड़ता है। पहले दिन जब आप आओ, आपको ये सारी मीटिंग की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? तो फैमिलीज कई बार बहुत डरती हैं, आपने तो 4 दिन बोला था, आपने 7 दिन बोला था, फिर आपने 1 महीना बोला, फिर आपने 3 महीना बोला। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डॉक्टर ऑल्सो, साइकेट्रिस्ट ऑल्सो। तो ये फील्ड ही ऐसी है, तभी इसको WHO ने इनविजिबल इलनेस बोला है, जो दिखती नहीं है। फिर हमारे पास अभी रेडिली अवेलेबल नहीं है एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, जो हम दिखा सकते हैं कि ये देखो इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर ये ऊपर से स्लो प्रोसेस है। फिर असल में जो बात वो ये है कि बचपन से लेकर आज तक ये बीमारी अंदर बैठी थी, नशे के आने से बढ़ गई है, एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं। तो अब बचपन से आज तक की सारी चीज़ें जो अंदर गंद इकट्ठा हुआ है, उसको सफ़ा करना है हमने। अब वो 3, 4, 5 महीने, 1 साल की तो बात नहीं है, वो तो धीरे धीरे ही होगा। तो ये तरीके बने हुए हैं कि कैसे होगा। हाँ, दवाइयों से होगा, फिर रिहैब से होगा, उसके बाद फॉलोअप से होगा। तो नॉर्मली 3 स्टेजेस होती हैं एक्चुअल रिकवरी की। सबसे पहले होता है एब्स्टिनेंस, मतलब आपने नशा छोड़ा हुआ है। उसके बाद होता है सोब्राइटी, जब आपने नशा छोड़ दिया, मगर नशे के नीचे से जो कैरेक्टर फ्लॉज निकल रहे हैं, जो आपके अंदर गुस्सा है, जो ईगो है, जो रिजेंटमेंट है, जो ज़िद्दी आप बन चुके हो, जो भी आपके कैरेक्टर फ्लॉज हैं, उस पर काम करना। क्योंकि पहले नशा इन सब चीज़ों को दबा देता था। किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो नशा कर ले तो वो शांत हो जाता है। तो अब नशा अंदर नहीं जा रहा, तो अब जो माइक्रो एडिक्शंस निकल रही हैं, उस पर काम करना। फिर तीसरी स्टेज है रिकवरी की, जब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग जाते हो। सो अगर इनको मैं टोटल करूं तो ये ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स का प्रोसेस है। 3-4 इयर्स अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हैं, अगर फैमिली और पेशेंट लगातार प्रोग्राम में रहते हैं, हम बार बार बोल रहे होते हैं प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम, प्रोग्राम इज ट्रीटमेंट, प्रोग्राम इज लाइक अ मेडिसिन फॉर यू। तो कहाँ आपका पेशेंट 40 साल का, किसी का 28 साल का, किसी का 30 साल का। सो ऑल दीज ईयर्स जो अंदर हमारे बिलीफ सिस्टम बन चुके हैं, जो हमारे अनहेल्दी बिहेवियर्स बन चुके हैं, उन सारी चीज़ों पे काम करना। फिर पेशेंट के अंदर ट्रॉमा होता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, उस पे काम करना। तो ये एक प्रोसेस है।
इसलिए आफ्टर सो मैनी ईयर्स डॉक्टर भाटिया हैज़ अल्टीमेटली रियलाइज कि परिवार और उसकी ट्रेनिंग के बिना पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मे बी दिस इज़ द रीज़न कि बाहर की कंट्रीज़ में जो उनके लॉज हैं सब कुछ है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा फैमिली सिस्टम नहीं है बहुत कंट्रीज़ में। बट आउट हेयर इन इंडिया स्पेशली, इन एशिया स्पेशली, बिकॉज हमारा फैमिली सिस्टम है और साइंस है सेड कि जेनेटिक्स, पर्सनालिटी एंड एनवायरनमेंट, 3 कारणों की वजह से बीमारी उपजती है, पैदा होती है। तो इसलिए अगर हम फैमिली इन्वायरमेंट पे वर्क नहीं करेंगे, परिवार पे वर्क नहीं करेंगे, तो पेशेंट कैसे ठीक होगा। जैसे हम घर को सफ़ा करते हैं कि इन्फेक्शन ना हो जाए, बुखार ना हो जाए पेशेंट को, उसी तरह से हमें अंदर की सफाई करनी है, हमारे माइंड की सफाई होगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए बोला जाता है कि आप जुड़े रहो, आप मीटिंग्स अटेंड करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है और हम 1-2 मीटिंग्स में नहीं कर सकते। सो ये पैरेलल प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे रोज़ सुबह 9 से 5 पेशेंट की ट्रेनिंग कंसिस्टेंटली चल रही है। और इसी तरह से हम बोलते हैं आपको, दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड विद द वीडियोज़ ऑल्सो, कि एटलीस्ट जो दूर बैठे हैं, सब नहीं आ सकते हैं, तो आप कंसिस्टेंटली सुनो। अब ऑलरेडी ऑन अ साइड वी हैव लॉट ऑफ वीडियोज़, आप वो निकाल के सुनते रहा करो। पाठ भी तो रोज़ करते हैं, छोड़ क्यों नहीं देते। पाठ तो बहुत बार कर लिया, अब तक समझ आ जाना चाहिए। बट क्योंकि जो ये बीमारी है, दिस इज़ योर लाइफ, योर माइंड इज़ योर लाइफ, और ये रोज़ बदलनी है। स्ट्रेसेस आने हैं, सर्कमस्टांसेस बदलने हैं, बीमारी कभी भी अटैक कर सकती है, इसलिए ये सारी हमारी तैयारी हो रही है। सो जब हम रिहैब कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पीपल डोंट बाय वन, सेंटर्स बदनाम बहुत है, सबको सेंटर वर्ड पता है, किसी को नहीं पता कि व्हाट इज़ अ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। जिस पर्सन को असलियत में ज़िंदगी जीने की आदत ख़त्म हो जाती है, उसको दोबारा अपने असलियत ज़िंदगी में, सोसाइटी में भेजना है, तो उसको तो रहना ही नहीं आता नशे के बिना। तो जब तक आप पर्सन को तैयार नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। अच्छा, वो घर में क्यों नहीं तैयार हो सकता बताइए। ये 3 महीने ट्रेनिंग आप घर में क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग बच्चों की सारी बात एग्री कर लेती है, अगर Yes. कोई नहीं भी मानने वो वाला सारे तो वो हमारे, भी- हाँ जी, हम लोग वो बात मान लेते हैं उनकी कि ये ठीक है, उसकी नेचर ही ऐसी है, वो हमारी बात नहीं सुनता, या वो Yes. थोड़ा ज़िद्दी टाइप का है। Yes. आप और उस मतलब यही इसी वजह से भी बच्चे नहीं हमारे उसमें होते। और कुछ पेरेंट्स का होता है चलो कोई बात नहीं, मान जाएगा, हम ये लोग भी ये भी बात सोच लेते हैं। ये तो हो गए माइन्यूट रीज़न। सबसे बड़ा रीज़न ये एक बीमारी है। आप ऑपरेशन थिएटर में ही सर्जरी कर सकते हैं, घर पर नहीं कर सकते। ये डिजीज़ है और हमें को डिपेंडेंसी है, हम भी बीमार हो चुके हैं बहुत हद तक। तो एक बीमार दिमाग दूसरे बीमार दिमाग का इलाज नहीं कर सकता। तो जब हम डिजीज़ के दायरे में चीज़ें ले आते हैं ना, बहुत आसान हो जाती है हमारी लाइफ। सो ये बात है। और कोई आपके दिमाग में चीज़ चल रही हो, क्वेश्चन, एक आध और क्वेश्चन था आई थिंक। हाँ जी, प्रकाश की मॉम, आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो। तो वैसे कुछ दिन पहले हमने हॉस्पिटल में भी आई थिंक इस पे किया था, अगर आपने सुना हो वीडियो, हमने किया था कोडिपेंडेंसी पे। ठीक है, हमारे पेशेंट को क्या बीमारी है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इलनेस, बीमारी का नाम क्या है। एडिक्शन, विच इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर। ठीक है, एडिक्शन में दिमाग खराब होता है। एडिक्शन का मतलब क्या है, अब ये याद रखना आज के बाद। डिपेंडेंसी, यस, डिपेंडेंस।
ओके, ठीक है। हमारा पेशेंट एक सब्सटेंस पे निर्भर है, उसका शरीर शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे वो चीज़ को मांगता है, ठीक है। नहीं मिलती तो उसको तोड़ बचती है, विड्रॉल होते हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। ये हो गया पेशेंट की स्टोरी। हमारी क्या स्टोरी है? हम किस पे निर्भर है? हमारी खुशी, सोना, पीना, खाना किस पे निर्भर है? हमारे पेशेंट, ठीक है। और हमें हमारा पेशेंट नहीं मिलता तो हमें विड्रॉल्स आते हैं, हमें तोड़ बचती है। तो अगर वो डिपेंडेंट है तो हम को डिपेंडेंट है। तो अगर डिपेंडेंसी में उसका दिमाग बीमारी की तरीके से चल रहा है, खराब हो चुका है, तो बहुत हद तक उसकी दर्द की वजह से, जो हमें दर्द हो रहा है उसकी वजह से हमारा दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। मगर हॉस्पिटल में पहुंच के सबसे पहले कुछ मीटिंग्स में फैमिली को समझाया जाता है कि वो आइडेंटिफाइड पेशेंट है, उसका पेट खराब हुआ है, आपका नहीं। उसे पेट में दर्द हो रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। इसलिए अटैच्ड अटैचमेंट, पेशेंट को अलग करो, अपनी को डिपेंडेंसी को पहचानने की कोशिश करो कि जो आप पेशेंट को बोल रहे हो तू मत कर, आप वो खुद कर रहे हो। आप उसको बोल रहे हो कि तू नशा छोड़ दे, क्या आप अपने पेशेंट को छोड़ पा रहे हो? क्या आप डर से, उस डर से निकल पा रहे हो कि आपको जो डर लग रहा है कि इसको कुछ हो जाएगा, ये हमें छोड़ देगा? वहाँ भी डर है, यहाँ भी डर है, वहाँ भी इनसिक्योरिटी है, यहाँ भी इनसिक्योरिटी है। वो भी उसके बिना बेचैन होता है, आप उसके बिना बेचैन होते हो। वो उसके बिना नहीं खा सकता, आप उसके बिना नहीं खा सकते। उसका मूड खराब होता है उसके बिना, है ना? और आपका मूड खराब होता है अगर उसका मूड खराब हो रहा है। मतलब उसका मूड ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ वो छोड़ रहे हैं जो जिनसे उसको बहुत लगाव है। आपको अपने बच्चे से लगाव है ना, आपको अपने लव्ड वन से बहुत लगाव है। ऐसे ही वो एक ऐसी चीज़ छोड़ रहे हैं जिनसे उनको बहुत लगाव है, जिसको उन्होंने हर चीज़ से ज़्यादा पहल दी है। इवन वो माँ बाप हो जाएं, अपने बच्चे हो जाएं, बहन भाई हो जाएं, अपना काम हो जाए, अपनी खुद की सेहत हो जाए, मतलब सब चीज़ों को उन्होंने पीछे करके सिर्फ एक चीज़ से लगाव किया है इतने साल। और आज उनको जब वो छोड़ना पड़ रहा है तो उनमें कुछ चेंजेस तो आएंगे ना। स्पेशली गुड फीलिंग, हाँ, क्योंकि उस नशे ने उनको बहुत गुड फीलिंग्स दिए। आपके बच्चे ने, आपके पेशेंट ने आपको गुड फीलिंग्स दी है। तो अगर पेशेंट का दर्द समझना है तो बिल्कुल अपने आप से रिलेट करो कि आपको अगर आपका हस्बैंड नहीं मिले आपको कैसा महसूस होगा। वो चीज़ उसकी जान बन चुकी है, उसका सब कुछ है, वो उसकी ज़िंदगी को चला रही है, वो उसकी ज़िंदगी की पावर है। किसी के भी हाथ से उसकी पावर जा रही हो तो वो कैसा तड़पेगा। मतलब वो चीज़ उसको खुशी दे रही है, उसके गम में उसका साथ दे रही है, उसको एक हौसला, एक कॉन्फिडेंस दे रही है ना। उसकी दुख सुख का साथी बन गई है वो चीज़, कि उसको लग रहा है मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैंने क्यों किसी से बात करनी है ना, जब मैं नशा लेके आराम से अपना मेंटली मैं काम हो सकता हूँ, रिलैक्स हो सकता हूँ, या जब मुझे एनर्जी चाहिए मेरे को एनर्जी भी मिल जाएगी। ठीक है, वैसी ही कुछ एक्सपेक्टेशंस हमने अपने लव्ड वन से रखी होती हैं कि जब हम बीमार हों हमें केयर दें, जब हम उदास हों हमसे बात करें। अब आप देखो कि ऐसी एक प्रॉमिसिंग चीज़ थी जिस पे वो निर्भर रहा इतने साल, ठीक है, अब वो उसका साथ छोड़ गई। जस्ट इमेजिन, आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई इतने साल अपने बच्चे से, अब आपको लग रहा है कि ये हमारा साथ छोड़ गया। हमने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, दिन रात मेहनत करते रहे, ठीक है, अपनी सेहत को गंवा के इसके लिए रात रात भर जागे, ठीक है, इस अपने सुख दुख भुला के इसके सुख दुख में सारा कुछ किया, फाइनेंशियली अपने आप को तंग करके इसको सारी सुख सुविधा देने की कोशिश की। उसने सेम किया नशे के लिए, ठीक है।
अब जितना धक्का आपको लगा है क्योंकि आपने पाल पोस के बड़ा किया, क्या उसने अपना नशा पाल पोस के बड़ा नहीं किया? चाहे वो दुनिया की नज़र में गलत चीज़ है, मगर उसने वो सब कुछ उसको दिया है। किसी भी तरह का पेन उसको होता था, जैसे हमारा अपना पास हो तो हमारा दर्द कम हो जाता है, तो उसके अंदर जो उसके कैरेक्टर फ्लॉज थे, कमज़ोरियाँ थी, जो चीज़ें उसको तंग करती थी, उस पे मरहम रखा है उस शराब ने, ड्रग्स ने, गोलियों ने, किसी भी तरह की एडिक्शन ने। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि वो गलत चीज़ नहीं है, मगर उसके लिए वो सही चीज़ थी, उसके दिमाग के लिए। वो बात दूसरी है, ट्रीटमेंट में हम बोलते हैं कि वो सही नहीं है, और भी तरीके हैं, मगर हमारी और उसकी सिचुएशन सेम है। तो अगर हम उसके अंडरलाइन ये जो पेन है उसको समझेंगे, तो उसी तरह से उसी मॉडल पे बेस्ड हमारी कोडिपेंडेंसी है कि अगर हम भी डिपेंडेंट की तरह बिहेव करेंगे तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे, उसको कैसे सपोर्ट करेंगे। आप वहाँ घर में होते हो मगर ध्यान आपका हर्मिटेज में ही रहता होगा, वो सो रहा होगा, खा रहा होगा, क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, मन लगा होगा कि नहीं। मतलब सबसे पहली चीज़ जब हम फ़ोन कॉल्स कराते हैं, ठीक है, लाजमी है, बिकॉज हम फ़ोन पे जितना बात करते हुए हम करते हैं इतने सालों से, सबसे पहले बोलते हैं कैसे हो, है ना। अब कोई ट्रीटमेंट करा रहा है, अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या आता है, मन लग गया। मुझे बबलीन मैम फैमिली कहती है उसे खूब स्विमिंग कराओ, उसको स्विमिंग का शौक़ है, उसको जिम कराओ, उसका जिम का शौक़ है, अच्छा उससे ये गेम्स, अच्छा ये गेम खेलते हैं, हाँ फिर तो मन लग जाएगा। क्या हम यहाँ पे मन लगाने के लिए आए हैं? देखो, मन तो उसका बीमार था, तो उसने जो मन मर्जियाँ बाहर की उसने देखो कहाँ तक लेके आया, ठीक है। अभी इतनी जल्दी मन लगेगा? पहले तो आप देखो आपका मन लग रहा है, क्योंकि आप लोगों का मन नहीं लग रहा, आप भी तो को डिपेंडेंट हो ना, क्योंकि आपने अपने बच्चे को छोड़ा है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसने भी तो नशा छोड़ा, जिससे हम बात कर रहे हैं कि इतने सालों से वो उस चीज़ पर निर्भर है, उसने भी छोड़ा है। सो अगर आपका मन नहीं लग रहा, उसका कैसे लगेगा? और अगर आपका मन नहीं लग रहा और घर बैठे परेशान हो रहे हो, तो फ्राइडे को फ़ोन कॉल पे आप क्या करोगे? जब उसका मन नहीं लगता, उसको तलब होती है, तो वो गुस्सा करता है, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वो आप पे अपना सारा गुस्सा निकालता है। अगर पूरे हफ्ते सैटरडे से लेकर थर्सडे तक आपका मन नहीं लगा, तो आप जब फ्राइडे को फ़ोन पे अपने बच्चे से बात करोगे, तो आपके अंदर से क्या निकलेगा? देखिए, सबसे पहले ना अंडरस्टैंड करना होता है एज अ फैमिली एक यूनिट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ हम सबके ना म्यूचुअली रोल डिवाइडेड है। अब यहाँ पे क्या है कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वेरी राइट, क्योंकि हम रिश्तों में ऐसे ही हैं फैमिली में, बट यहाँ पे डिपेंडेंस की जो बात कर रहे हैं वो पैथोलॉजिकल है। हमें वो एक बीमारी है, वो एक बीमारी से रिलेटेड है। बात डिपेंडेंट है, हम ये नहीं कह रहे कि हम एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, वी हैव टू बी, बट यहाँ से डिपेंडेंस की जगह हमें इंटरडिपेंडेंट होना है कि कुछ म्यूचुअली वो करें, कुछ हम करें। बट एडिक्शन में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक तरफा ही चल रहा होता, जहाँ तो हम बिल्कुल सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, जहाँ तो हम बिल्कुल कुछ करने के लिए नहीं तैयार हैं। तो वो जो डिपेंडेंसी होती है वो क्या बन जाती है? पैथोलॉजी रिलेटेड टू इलनेस। तो इंटरडिपेंडेंस चाहिए थी, बट यहाँ पे क्या हो गई? को डिपेंडेंसी, कि पेशेंट नशे पे डिपेंड हो गया और अब हम सिर्फ पेशेंट के ऊपर डिपेंड हो गए। तो जो इंटरडिपेंडेंस वाला जो एक रोल था जो फैमिली में, अगर वो नहीं आएगा तो हम कभी भी हम नहीं ठीक हो पाएंगे, ना कभी वो ठीक हो पाएंगे। इंटरडिपेंडेंट का मतलब ही ये है कि कुछ ये करेंगे, कुछ मुझे करना पड़ेगा, इसलिए फैमिली को यूनिट बोला गया। अब यहाँ पे पेशेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे? नशे पे दिन रात उसको चाहिए। और अगर आप भी सारा दिन आपके अंदर भी सोचे सिर्फ किसके ऊपर चल रही हैं, ये क्या कर रहा है, क्या उठ रहा है, क्या कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, तो ये आप, क्योंकि हम क्या देते हैं, हम वास्ता दे देते हैं, मैम प्यार ही तो है,
मैं नहीं देखूंगी तो क्या करूँगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, जो हमारा प्यार वाला, ये हम कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते, ये प्यार नहीं है। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्यार और अटैचमेंट, प्यार और मोह में क्या फ़र्क है। सबसे पहली चीज़ हमें ये आइडेंटिफाई करनी है। प्यार नुकसान नहीं कर सकता। प्यार जहाँ होता है वहाँ डर नहीं होता। कौन ऐसा फैमिली मेम्बर यहाँ बैठा जिसको डर नहीं है? तो अगर डर है तो ये प्यार नहीं है, ये मोह है, ये अटैचमेंट है। क्योंकि फेयर का ऑपोजिट ही होता है लव। और ना हमारे को फैमिलीज़ को ना ये बात बहुत बुरी लगती है ऑनेस्टली। जब हम इनिशियली समझाते हैं ना, ये हमें डाइजेस्ट नहीं होती एज अ पेरेंट, एज अ मदर, एज अ फादर। बहुत बुरा लगता है कि जब थेरेपिस्ट ये बता रहा होता है कि जी आप को डिपेंडेंट हो गए हो, क्योंकि हमारी वो डिनाइल होती है ना, हम ये मानने को तैयार नहीं होते। हमें यही लग रहा होता है कि हम तो प्यार ही करते हैं बस। फैमिली क्या बोलती है, छोड़ देंगे या फिर इसको ध्यान नहीं रखें इसका। ये भी बोलती है फैमिली। मतलब ये जो आपको बुरा लग रहा होता है, ये शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती डिजीज़ को लेके, इसलिए होता है। बात यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम प्यार करते हैं या हम अपने रिलेशनशिप में हैं, तो हमें नुकसान नहीं करना किसी भी हालात से। आई एम वेरी सॉरी टू से, अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक पेशेंट हमारे पास आ रहे थे फॉलोअप पे और बिल्कुल अच्छा चल रहा था काफ़ी देर से, और आई थिंक 6 महीने बाद उसने रिलैप्स किया, नशा किया। और वो यहाँ नहीं है, बहुत दूर से आते हैं, कहीं से शायद यूपी वाली साइड से या कहीं से। और उसके फादर ने क्या बोला हमें, मैंने कहा, हमने जब बात की सब कुछ बोला, कहते नहीं मैम बहुत ठीक हो गया है, आपको पता नहीं है हमारे घर का माहौल कितना अच्छा हो गया है। ये तो उठते ही इतना गुस्सा करता था, इतना कलेश करता था, चीज़ें तोड़ देता था, अब इसने जो एक बार ही लिया कुछ नहीं हुआ, ठीक है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम मौका देते हैं, कुछ नहीं होता। बात यह है कि जब इनिशियली फैमिलीज़ आती हैं ट्रीटमेंट में, तो उनको अपनी एग्नी, अपनी पेन दिख रही होती है। सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी देर की एब्स्टिनेंस से, या अगर वो वाला एग्रेसिव बिहेवियर नहीं आया तो फैमिली को लगने लग पड़ता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वहीं से फिर से बीमारी अपना रूप ले लेती है और वहीं पे पूरी पनप जाती है और इंक्रीज़ हो जाती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी को डिपेंडेंसी है, इसको हम कैसे ठीक करें। देखिए, एडिक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। अनटिल अनलेस जब तक आप लोग नहीं इस बीमारी के बारे में समझोगे ना, तो ये बीमारी ने चालाकी से कहीं ना कहीं से तो निकलना है। देखो, हमारा एक बेसिकली स्ट्रेस यहाँ पे क्यों होता है, वी आर साइको एजुकेटिंग यू पीपल। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अभी उनकी सेकेंडरी टर्न है, क्योंकि प्राइमरी रोल आप लोगों का है। जितनी बीमारी हमें देखती है ना, जैसे नॉर्मली भी क्या होता है, हमारा माइंड सेट होता है, डिस्प्रिन खाई सिर दर्द ठीक हो गया, इनो पी लिया, भाई 6 सेकंड में एसिडिटी चलेगी, तो हमें लगता है कि ये इलाज भी ऐसा ही होने वाला है, यहाँ पे क्विक फिक्स होगा, 6 दिन 7 दिन लेंगे, चलो महीने का डिटॉक्स हो गया, जहाँ 90 दिन का प्रोसेस हो गया एंड दे आर डन। अनटिल अनलेस आप लोग इस बीमारी के बिल्कुल नेचर और कोर्स को नहीं समझोगे, आप पेशेंट की मदद नहीं कर पाओगे। आप भी इन्हीं भलेखों में रह जाओगे कि ये अब तो ठीक है, अब तो पहले जैसे घर के हालात नहीं हैं, अब पहले जैसा गुस्सा नहीं है। क्या ये बीमारी है? एब्स्टिनिज्म क्या है, रिकवरी क्या है, आपका साथ में जानना बहुत ज़रूरी है। अकेली एब्स्टिनिज्म से बात नहीं बननी, एब्स्टिनेंस के साथ रिकवरी में रहना इम्पॉर्टेंट है। और ये जो बोला जा रहा है को डिपेंडेंसी वाली बात, इसमें मैं बता दूं, हम पहले भी बहुत बारी कह चुके हैं, हम पहले भी बहुत बारी ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पेशेंट इज़ ऑब्सेस्ड विद देयर एडिक्शन। एडिक्शन इज़ इक्वल टू ऑब्सेशन ऑफ माइंड। जो मरीज़ होता है वो उसको नशे की ऑब्सेशन होती है, और फैमिली को मरीज़ की ऑब्सेशन होती है। ये जो मैम बता रहे हैं कि बार बार चेक करना, देखना कौन कहाँ क्या क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ये हमारी ऑब्सेशन ही तो होती है। और ऑब्सेशन में कहीं ना कहीं हमारा डर आ जाता है कि कुछ हो ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। सारी चीज़ों का, इसमें सारी चीज़ों का सोल्यूशन। और ना आई वेरी रिस्पेक्टफुली आई वांट टू टेल यू कि बहुत सारी फैमिलीज़ ना हमें आके ये बोलती हैं, आपको नहीं पता, आप यहाँ बैठे हो ना, आप तो थेरेपिस्ट हो, आप तो साइकेट्रिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो, आप हमारी जगह घर जाके देखो तो आपको पता लगे। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ब्रिंग द पेशेंट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू गो फॉर द फॉलो अप। चलो कोई बात नहीं, अगर ये फॉलो अप में रह नहीं रहा, चलो दवाई तो खा ही रहे ना, तो रूल तो हमने ही तोड़ दिया।
ये सारी चीज़ें फैमिली को फ्रॉम द डे वन एक्सप्लेन की जाती है कि डिज़ीज़, एक हमारा जो डिज़ीज़ कंसेप्ट है उसको समझाया जाता है कि जब हम 3 मंथ्स का प्रोग्राम कर लेंगे उसके बाद फॉलो अप भी मस्त है, उसके बाद दवाइयाँ भी इतनी देर मस्त है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट, इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। हर पेशेंट की अपनी कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई को इलनेस है उसको साथ में, किसी को मेनिया है, किसी को बाइपोलर है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, किसी को पैरानोया है, किसी को एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं। तो ये चीज़ समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम असर्टिवनेस नहीं सीखेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो फैमिली कहती है कि नहीं ये तो ऐसी ऐसी बातें कर देता है, बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास आती हैं, जी डाइवोर्स तक पहुंच जाता है, मैं अकेली हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड एज आवर लर्नड हेल्पलेसनेस। हमने सीख ली है, हम कहते हैं हम हेल्पलेस है और हमने भी वो सीख लिया है। अगर मरीज़ ने कुछ हैबिट्स लर्न करी हुई है ना, मरीज़ ने कि कोई भी उसके सेट पैटर्न्स हैं या बिहेवियर है वो करता है, तो फैमिली ने भी लर्नड हेल्पलेसनेस सीख ली हुई है। उनको लगता है कि नहीं हम बेबस हो जाते हैं, एक स्टेज आ जाती है, हमारी सैचुरेशन आ जाती है। सो फॉर दैट वी ऑलवेज से दैट you people are very lucky you've got a platform, you can call us anytime, you can reach to us anytime so that we can help you, we can assist you in all the ways, कोई मेडिकेशन के वे से, कोई आपकी थेरेपी करके, किसी भी तरीके से। सो until unless you become assertive, और जब तक आप रीच आउट नहीं करोगे तो चीज़ें बेटर नहीं होंगी। देखिए इस बीमारी में कॉमन सेंस तो बिल्कुल नहीं यूज़ कर से ये ठीक होएगी। जहाँ आप लोगों की अपनी कॉमन सेंस लगी बीमारी को ठीक करने के लिए, आप सोच लिए आप गए। जहाँ पे आपके मतलब कुछ आ गए कि माय वे वाला तरीका कि मैं अपने हिसाब से अब थोड़ा सा पेशेंट को मैनेज कर लूँ, गए। यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर। बीमारी अगर कॉम्प्लेक्स ब्रेन डिजीज़ है तो ब्रेन डिजीज़ में आप अपनी कॉमन सेंस कैसे यूज़ करेंगे? बीमारी जब कह रही है कि ऑनगोइंग रिकवरी उसको चाहिए, प्रोसेस है, क्रॉनिक डिजीज़ है, तो आप कैसे कह देंगे कि 3 महीने के बाद मैं फॉलोअप में डेविएशन कर लूँ? बीमारी के कोर शब्दों को समझिए कि बीमारी प्रोग्रेसिव है। आप नशा करें ना करो, बीमारी बढ़ रही है, बीमारी आपके अंदर है। और कई बार तो हम 3 महीना भी नहीं पहुंच पाते, 2 मंथ्स बाद। और हम आपको बड़ी क्लियरली बता दें कि हम फिजिकली पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम साइकोलॉजिकली ट्रीट कर रहे हैं, हम दिमाग का इलाज कर रहे हैं। 1 महीने 2 महीने बाद फैमिली को भी लगने लग पड़ता है कि पेशेंट ठीक है, ये दिख अच्छा रहा है, ये खा अच्छा रहा है, इसकी हेल्थ अच्छी हो गई है, अब ये बातें अच्छी कर रहा है, ये बहुत रिस्पेक्टफुल हो गया है। तो वी आर रियली सॉरी टू से, एक प्रोटोकॉल है उसको पूरा फॉलो करेंगे तभी चलेगा। इसलिए आज हम श्वेता मैम, निधि मैम इसीलिए सिर्फ कोडिपेंडेंसी पे वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा है कोडिपेंडेंसी से निर्भरता, आपको हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए अभी। तो ये जो कोडिपेंडेंसी है ये इस बीमारी और रिकवरी के बीच में एक ऑब्स्टिकल है, एक रुकावट है। अगर फैमिली ने अपने कोडिपेंडेंट फीचर्स को, एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपने बच्चे को बीमार कर रहे हो, बीमारी को इनेबल कर रहे हो, बढ़ावा दे। क्या आप यहाँ बैठकर अपने कोई भी कोडिपेंडेंट फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जो आपने आज तक दिखाए, we want them to, you know, this एक thing एग्जांपल बहुत दे देती हूँ। पेशेंट जब हॉस्पिटल में होता है, ठीक है, वो खाना नहीं खा रहा होता, और कौन कौन सी फिर वो फैमिली है कि मैडम मेरे अंदर भी रोटी नहीं जानती भाई, उन्हें देखो कुछ नहीं खाता। एनीबडी जिसने ये हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस किया हो? नहीं करते हैं, बहुत फैमिलीज करते हैं, वो बोल नहीं रही होंगे, ठीक है। घर बैठे भी नहीं हो रहा होता। हाँ, हॉस्पिटल में तो बहुत है कि मैडम आप कह रहे हो। आई टोल्ड वन ऑफ माई फैमिली हॉस्पिटल में, आई रिमेंबर, कहते जी मैडम मैंने कुछ नहीं खाता राती था, मेरे अंदर भी कुछ नहीं जानता पाया। मैं कहा आप सामने से ना ट्रिलियम के सामने से डोमिनोज का पिज़्ज़ा ऑर्डर करो और इसके सामने बैठ के खाओ। हाई ऐसा जो हो सकता है किਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, मतलब एक पिज़्ज़ा तो अंदर भी चल जाएगा, ਤੁਸੀਂ कितना क्रूएल मैंने एक सजेशन देती है। तो आई वाज लाइक दिस, मैं कहा अच्छा ऑर्डर तो करिए। पिज़्ज़ा आया, वो जैसी मदर खाने लगी, पेशेंट कहता मेरा काम पे है। सो मतलब ये कोडिपेंडेंसी इन द सेंस, चलो ये तो अलग बात थी, उसमें ये मेन था कि हम लोग क्या कहते कि वो नहीं सोया मैं नहीं सोई,
उसने नहीं खाया, मैं कैसे खा लूँ? इसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म समझने की कोशिश करो। अब हम सिर्फ कोडिपेंडेंसी, मैम अब हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ कोडिपेंडेंसी पे बात करेंगे। अगर पेशेंट को उसका नशा नहीं मिल रहा, कई बार वो टॉयलेट भी नहीं जा सकता। अगर पेशेंट को उसके नशे ने उसको कंट्रोल किया हुआ है, वो उसको नहीं मिलता, वो सो नहीं पाता। सेम मैकेनिज्म ने हमको कंट्रोल किया हुआ है। अगर हम भी किसी के कंट्रोल के अंदर है, हम भी किसी की पकड़ के अंदर है, हमारे दिमाग को अगर हमारे पेशेंट ने हाईजैक कर लिया, पेशेंट के दिमाग को सब्सटेंस ने हाईजैक कर लिया, तुम्हारी सिचुएशन तो सेम ही हुई। इस दिमाग से, इस अनस्टेबल माइंड से हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं? हमारे अंदर शेडो इलनेस आ जाती है, इसको शेडो इलनेस भी कहते हैं। ये शेडो इलनेस भी होती है कि जैसे वो गवर्नड हो रहा है नशे से, हम गवर्नड हो रहे हैं पेशेंट से। अब आप बताइए, एक एक करके अपनी एग्जाम्पल बताइए। मैम ये मेरे को कुछ फैमिलीज की डिमांड आई थी कि हमें कोडिपेंडेंसी समझाओ। अब प्रॉब्लम क्या है, एक मछली को कभी नहीं पता चलता वो गीली है। क्यों? पानी में रहती, क्योंकि वो हमेशा पानी में रहती है। हम हमेशा कोडिपेंडेंट ही रहे हैं, सिर्फ हमारे पेशेंट की बीमारी की वजह से नहीं, हमारे अंदर कोडिपेंडेंट एस्पेक्ट्स हैं। और ये बड़ा नेचुरल आता है फैमिली Natural में। है। हम यहाँ 4 खड़े हैं, हम सारी माँ हैं, हमारे बच्चे हैं। सो ये नहीं है कि हम में नहीं है, हम में भी आती हैं। बट वी नीड टू चेक कि इतनी ना वहां तक होए जहां बच्चे का नुकसान ना हो। बस ये होता है क्योंकि कि हमें क्या नुकसान चीज, नहीं करना। क्या कोडिपेंडेंसी क्या करेगी? क्योंकि मैं मतलब अगर उसकी पेन, अगर उसका दर्द, अगर उसका सारा कुछ मैं अपने अंदर ले आई, मतलब एक बेड लगा हुआ है बीमार और साथ में मैंने अपना भी बेड लगा लिया, क्या मैं उसकी टेक केयर कर पाऊंगी? वही मूड इश्यूज, वही स्लीप इश्यूज, वही सारा कुछ, आपका मन नहीं कर रहा उठने का, तैयार होने का, क्योंकि हमारा बच्चा वहाँ पे है। सो मतलब ये तो ऐसे कर लो कि बेड के साथ हमने एक और बेड लगा लिया। ये है कोडिपेंडेंसी की पेशेंट के साथ एक और पेशेंट। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆਕਾਸ਼ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਾਉਂਦਾ? ਮੇਰੇ ਜੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂਗ ਹੈ, ਤਾਂਗ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਘਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਘਲ ਗਏ फिर आप बीमारी में जीत तुम चाहते हैं पिघलना नहीं, असर्टिव होना। ये हो गया डिजीज का मैनिपुलेशन। मगर क्या आपका जवाब सही है जो आपने उसको दिया? आप अपने आप से पूछो, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? क्या वो यहाँ पे मन लगाने के लिए है? ਨਹੀਂ ਮਨ तो ਤੇ एक माँ क्या बोले, एक माँ क्या बोले, एक फैमिली मेंबर क्या बोले, ਅਸੀਂ बेटा ये बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, ਹਾਂ ये ट्रीटमेंट है, आपको इसमें रहना और ये पड़ेगा। जो तुम कह रहे हो, ये कर रहे हो, ये भी बीमारी का ही पार्ट है। Yes. यही तुम्हारी हैबिट है। ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਬੋਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦੀ ਆ। मेरे मन में ही वो थॉट चलता है। हाँ वो मेरे मन तो च मैं उसी को बोल रही हूँ, हाँ। मैं उसी को बोल रही हूँ कि आप जो जवाब दे रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं अर्ज हो रही है कि उसका मन टिके, कहीं ना कहीं अर्ज हो रही है मैं अपने बच्चे को कंफर्टेबल करूं। ये सारी जस्टिफिकेशन देख के नो, तभी सर बोलते हैं 3-4 शब्दों में अपनी बात कहनी है, समझाना नहीं है, असर्टिव होके बोलना है, स्पष्ट चीज, व्हाई यू आर हियर। हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं ये है। जो 4-5 लाइनें साथ में आती है ना कि तेरा मन क्यों नहीं टिक रहा, हाँ। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछती। ये हम उसको जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं, वो नहीं देनी हमने सीधी स्पष्ट बात करनी है असर्टिवली। बेटा तुम्हारा इलाज क्लियर और स्पेसिफिक और शॉर्ट होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ
ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਘਰ में था घर ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ प्रॉब्लम तो है कि जी जितना लगता है वही मिसिंग होगा सी दोनों जगह हाँ, और यहाँ फैमिली अंडरस्टैंड ये करे इशू क्या है और नॉन इशू क्या है। ठीक है इशू क्या है? बीमारी। खाना घर से बेटर कहीं नहीं मिल सकता। बार बार हमारा ध्यान, सॉरी आई एम जस्ट फिनिशिंग दिस पॉइंट, जब जब हमारा ध्यान जा रहा हो कि वो सो रहा है, कैसा कमरा है, कैसा सब कुछ है, इसका क्या मतलब है? हम अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहे हैं, हाय मेरा बच्चा ठीक तरह सो रहा है, तो आपका बीमारी से तो ध्यान हट गया। सोना तो घर में मिल रहा था, खाना तो घर में मिल रहा था। एक बार वो आपको फ्राइडे को ये बोल देता है कि मुझे रात को नींद नहीं आई या रात को मुझे खाना नहीं मिला, तो वही हमारी कोडिपेंडेंसी आ गई। हम तो वही छटपटा गए, हम तो आके साथ ही में कहने लग पड़े कि क्यों ध्यान, ये आपके लिए नहीं कह रही मैं, सबके लिए बोल रही हूँ। सबके लिए कि जो पेशेंट्स क्या होते हैं उनको मालूम होता है फ्राइडे कॉल होनी है, सैटरडे इन्होंने आना है, ठीक है। तो वो जो एक छोटी सी एक रात है ना, एक छोटी सी जो वो तिल्ली लगाते हैं ना, उनको पता होता है कि मैंने क्या बोलना है। मम्मा आज नींद नहीं आई या और कुछ नहीं, मम्मा उन बहुत याद आती थी, हाँ घर दी बड़ी याद आती थी। तो जब हम घर पे थे तब हमें माँ पता भी नहीं थी कि माँ को प्यार भी करना है, उसको याद भी। वो स्टेटमेंट के बाद मेरा दिल ऐसे बैठ जाता है कि हाय मतलब- सच्ची मेरे अंदर इतनी गिल्ट आ जाती है कि मैंने डिसीजन भी ठीक लिया उसका। फिर वो महीना extend करते फिर वो गिल्ट में हम वो स्पेशल सब्जियां और पता नहीं क्या क्या चीजें लाते फिर हैं हम घर भी से। बार्गेनिंग करने आते हैं। एक बार तीसरा नहीं, दूसरे एक महीने बार में बड़ा start इंटरेस्टिंग करते हैं। एग्जांपल देती हूँ। एक बार एक आलू की परोंठी पे डामा हो गया, डिस्चार्ज हो गया अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। कैसे? वो क्या है कि पहले पहले हम पेशेंट्स को ना अलग जाके बात करने देते थे, तो फैमिलीज ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, बड़ा ब्लैकमेल करते हैं, बड़ा ये करते हैं। तो हमने एक ग्रुप सिस्टम बनाया जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट यूज्ड टू सिट, काउंसलर, और टर्न बाय टर्न सबका फ़ोन होता था। तो ऐसा करते करते एक ने फ़ोन किया, दूसरे ने, अब तीसरे पे फ़ोन आया। तो अब वो सबके सामने तो सारी चीज़ें नहीं कह सकता, तो उसकी माँ ने वहाँ पूछा होगा अच्छा नाश्ता कर लिया? तो कहता हाँ कर लेता। तुसी की खादा? तो वहाँ से मम्मी ने बोला होगा आलू का परांठा। हाँ हाँ तुसी खाओ आलू दे परांठे, मैंने तो कच्ची रोटियाँ मिल दी है। ये स्टेटमेंट काफ़ी थी। 2 दिन में डिस्चार्ज हुआ। एक माँ को इमोशनल करने, इमोशनल करने, वो जो इमोशनल हम हो जाते हैं, वो हमारे खुद की इमोशनल इनकंटिनेंस हो जाती है और फिर हम बह जाते हैं जो बच्चे कह रहे होते हैं उनकी बातों में। और फिर जिन्नियां सिखाई हुई चीज़ों, पेशेंट्स ना हमें कहते हैं पता नहीं तुसी की फैमिलीज ਨੂੰ सिखाते हो, पता नहीं की करते हो, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ सुनते हैं। तो वो जो हमने सिखाया होता है ना, वो 2 महीने 3 महीने, वो एक दिन में तो ये zero- कोड zero हो डिपेंडेंसी जाता है। देखो, एक आलू का परांठा और एक फेटल डिजीज। आलू Look का at the परांठा इज disparity. नॉन इशू फॉर अस, वो बिल्कुल नॉन इशू है। ये कोडिपेंडेंसी है। यस, अपने अपने कोडिपेंडेंट फीचर्स बताओ। कोडिपेंडेंसी स्टार्ट होती है विद बीइंग हाई अलर्ट बिकॉज ऑफ आपका पेशेंट। मतलब एटलीस्ट मैंने तो ऐसे ही किया था कि आई थिंक मैं बहुत हाई अलर्ट मोड में रहती थी फियर की वजह से। तो जब पेशेंट इधर आ जाता है, जो आप एग्जांपल्स दे रहे हो, आपका माइंड अभी भी आपके पेशेंट में है, तो फैमिलीज़ को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो डिटैच होना स्टार्ट कर सकें? हाँ जी, सो सबसे इम्पॉर्टेंट है जब हम यहाँ पे बात करते हैं फाइंडिंग द साइंस ऑफ कोडिपेंडेंसी, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ठीक है ये चीज़ समझनी है कि हम एक दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। बट इस बीमारी में डिस्गाइज कहाँ पे होता है कि जब हम स्टेटमेंट देते हैं कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, मैं एज अ मदर या एज अ डॉटर नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि पेशेंट के साथ हमने डिटैच होना है विद लव। क्योंकि अगर आप पेशेंट के साथ देखो, ये 2 उंगलियां मेरी अगर एक दूसरे के साथ अटैच होगी, ये मैं, ये मेरा पेशेंट, तो क्या होता है कि कोडिपेंडेंसी में, अटैचमेंट में जो साइन ऑफ लाइक अनहेल्दी अटैचमेंट है, पेशेंट नहीं सोया मैं भी नहीं सोई, पेशेंट गिरा मैं भी गिरी, पेशेंट का मूड खराब है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ अनहेल्दी वे में अटैच्ड है, तो वो गिरा मैं भी गिरी, ठीक है, उसका मूड खराब मैं भी खराब, उसने खाना नहीं खाया मैं भी खराब, उसका जी नहीं लग रहा तो मेरा अब घर पे जी नहीं लग रहा। तो क्या करना होता है इसमें कि हमको अपने आप को डिटैच करके ऐसे देखना है, क्योंकि मैं अपने आप को कैसे देखूंगी, जब मैं यहाँ से आके आई गो बैक एंड सी माई सेल्फ,
तो डिटैचमेंट में क्या करते हैं फिर हम अपने आप को और आपके पेशेंट को हमने इसीलिए अलग किया है ताकि अब वहाँ पे जाके अब आप अपने सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करो वेयर थिंग्स वेंट गॉन। मेरे अंदर कौन से वो मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स हैं, मेरे अंदर वो कौन सी वो चीज़ें हैं जो पेशेंट की बीमारी को इनेबल करती रहे। ये मेरी आउट ऑफ जो भी प्यार वाला जो एक स्टेटमेंट आता है ना डिस्गाइज वे में कि ये मेरा प्यार है जिसके कारण मैं कर रही हूँ, मैं प्यार है इसके लिए मैं परेशान हूँ, ये स्टेटमेंट की जगह आपको फाइंड करना है डिटैच होके कि ये फियर है, मेरी इनसिक्योरिटी है, ये मेरी एंजाइटी है, ये मेरी एंजाइटी है जो मुझे तंग कर रही है। और अगर मेरी एंजाइटी है तो आई थिंक हमने अपने एक फैमिली सेशन में 4 पॉइंट फॉर्मूला सबको बताया था, सिखाया था कि कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई करके अपने थॉट्स को चैलेंज करके और फिर उसको रिप्लेस करके और अपने आप को फिर आपने शाबाशी देनी है। पर अगर सब कुछ करके भी आपको वो नहीं हो रहा, दैट मीन्स हमारा इमरजेंसी ब्रेन ऑन हो चुका है। दैट मीन्स फिर हमें एक साइकोथेरेपी की या एक साइकाट्रिस्ट की नीड है। सो सिंस इट इज़ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम और ट्रेनिंग हमेशा एक प्रैक्टिकल और थियरी करती है, ठीक है। ट्रेनिंग का मतलब है पहले चीज़ को अंडरस्टैंड करो फिर अप्लाई करो। तो ये जो अटैचमेंट डिटैचमेंट फियर का इशू है, अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि पेन इज़ द रूट कॉज ऑफ एडिक्शन। फियर किस चीज़ का है कि मुझे बेचैनी होगी, बेचैनी क्या करेगी, दर्द देगी। द अंडरलाइंग सोर्स हम सब यहाँ बैठे हैं बिकॉज पेन हो रहा है हमें। और हम सोचते हैं ये पेन हमें हमारा हस्बैंड दे रहा है, फादर दे रहा है, सन दे रहा है। अगर हम पेन का सोर्स आइडेंटिफाई करें कि पेन का सोर्स डिजीज है और हमने डिजीज को जीतने नहीं दिया। यस। सो लास्ट टाइम भी कहा था, हम पेशेंट्स के सामने नहीं हारते, हम फैमिलीज के सामने हार जाते हैं, क्योंकि फैमिली जो है डिजीज को कहीं ना कहीं इनेबल कर देती है। वो इतनी इनेबलिंग करती है कि वो बीच में से ले जाती है एंड बाद में फिर हम वहीं खड़े होते हैं जहाँ से हमने शुरू अपनी को डिपेंडेंसी की वजह से। क्योंकि मैम ने एक टर्म यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था, शैडो इलनेस। ठीक है, शैडो इलनेस का मतलब कि जब एडिक्शन वाली बीमारी हमारे घरों में आती है तो हम भी क्या बन जाते हैं, हम रोगी। पेशेंट तो रोगी था ही, पर पेशेंट की बीमारी के साथ डील कर करके हमारे अंदर भी सेम बिल्कुल वही सारे पैटर्न्स हैं जो पेशेंट के अंदर अभी मैम कह रहे हैं कि 2 महीने हो चले हैं, पर मेरे मन में थॉट चल रहा है कि ये सवाल क्यों पूछ रहा है। तो वो जो मेरे मन में थॉट चल रहा है, तो मैं भी कहीं ना कहीं एंग्जाइटी में आ गई हूँ कि अब मैं जाऊंगी, उसने फिर से वही सवाल करना है, तो मैं क्या ही जवाब और दूँ। मुझे एक्सेप्टेंस भी नहीं आया एज अ फैमिली। अब अपना भी देखो, क्वेश्चन आपका कहाँ से आ रहा है, बेचैनी आपकी कहाँ से आ रही है। अगर आपको क्लियरली एक साइंटिफिक डेफिनेशन मिली हुआ, इट इज प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव and फेटल fatal डिजीज इफ अनट्रीटेड। अगर पूरी उम्र की बीमारी है, ब्रेन पे भी काम होना है, माइंड पे भी काम होना है, बचपन से लेकर अब तक अंदर इतना ट्रॉमा है, माइक्रो एडिक्शंस हैं, ये स्लो प्रोसेस है, स्लो वर्क, टाइम, पेशेंस, सरेंडर। वहाँ पे 7 दिन जब आप रहते हो तो 14 मीटिंग में सुनते हो, तो यानी कि अभी भी हमारा दिल नहीं माना, 100% एक्सेप्टेंस नहीं आया। और क्या होगा, अच्छा क्या होएगा 2 महीने बाद अगर आप उसको ना करोगे असर्टिवली कि नहीं जाना, तो क्या होगा? होगा ये कि बीमारी अपना पूरा रूप दिखाएगी, आपको भी दिखाएगी, हमें भी दिखाएगी, मरीज को भी दिखाएगी। वो जो बीमारी अपना पूरा रूप दिखाएगी उसमें आपकी भी मदद होगी, हमारी भी मदद होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा वो, एग्रेशन शो करेगा, पहले गुस्सा दिखाएगा आपको, फिर वो आपको थ्रेटनिंग बिहेवियर करेगा कि ठीक है तुम रख लो, 3 महीने बाद मैं तुम्हें बताऊंगा फिर, ठीक है। और जब कुछ भी नहीं होगा उससे, फिर वो बार्गेनिंग करेगा, अच्छा चलिए ठीक है 2 नहीं 2.5 कर लेते हैं, 15 लगा देते हैं, ठीक है। जब वो भी नहीं होगा तो फिर वो प्लीडिंग करेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा आपके आगे। ये चारों चीज़ें होनी है, ये बार्गेनिंग करना, एग्रेशन, थ्रेटनिंग और प्लीडिंग बिहेवियर, ये नॉर्मल है सारे पेशेंट्स के लिए। और आपने इन चारों चीज़ें के लिए तैयारी करनी है, और फिर आपने असर्टिवली बोलना है कि नहीं हम अपना पूरा ट्रीटमेंट कराएंगे। पेशेंट का रियल सेल्फ उस दिन बाहर आएगा जब आप नो बोलो, एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट टाइम। 1 महीना, चलो 2 महीना, 1 महीने में ना पेशेंट को लगता है कि चलो ठीक है,
कि अब तो निकाल लेते हैं टाइम, 10-15 दिन उसका डिनाइल में होता है, फिर उसको समझ आ जाती है, फिर वो दूसरे महीने में कहता है चलो मैं सीख लूँगा, दूसरे महीने के बाद ऐसे ग्राफ उसका ऊपर जाता है छुट्टी 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 का। इट्स नॉट दैट, अगर नॉर्मली देखें इट्स विद एवरीवन। वो दूसरे महीने में छुट्टी का ग्राफ ऐसे बाहर आता जाना, क्योंकि एक महीने में उसका डिनाइल वाला थोड़ा सा होता है, उसको दिल लगना शुरू होता है, दूसरे महीने में अब उसको लगता है मैंने स्किल सीख लिए, अब मुझे समझ आ गया, अब मुझे सब कुछ आ गया, फिजिकली भी वो बेटर हो रहा होता है। तो छुट्टी वाला कॉन्सेप्ट 2 महीने के बाद मैक्सिमम हमने देखा। ये तो हो गया पेशेंट का, ठीक है, फैमिली का भी। हाँ, और उसके बाद अब क्या है, छुट्टी मांगते हैं। अब आप उनकी, अगर आपके अंदर आप कन्विंस्ड नहीं हो, जो ये बीमारी के हमने 4 शब्द बोलिए, प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, फेटल डिजीज, तो आपने भी क्या करना है, आपका भी दिल नहीं मानना, आपने भी क्या कहना है, को डिपेंडेंट हो कि मैम करा दो। और अगर आप असर्टिवली उनको बोलते हो कि नहीं इलाज है बेटा, हॉस्पिटल में बैठे हैं, तो क्या आएगा रिएक्शन, जो ये मैम ने 4 आपको बताए, तो पेशेंट का रियल सेल्फ आएगा। तो रियल सेल्फ आएगा तो हमें अच्छा है, हम उसके ऊपर काम करें। तो हम फियर, आउट ऑफ फियर, हम अपने फियर के कारण नहीं करते कि नहीं मैडम मैं धमकी लांदा पे कि मैं 3 महीने जाके तो फिर देखना ਤੁਹਾਡੇ सामने ही करेंगा। पेन पे बात हो गई, ये बीमारी डिस्कम्फर्ट जोन और पेन में बाहर निकलती है, वो एक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ना करते हो, उसका गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अंदर से चीजें निकलती है, उसी पे तो थेरेपिस्ट ने काम करना है। और जब निकलता है आप तभी ले जाते हो, जब हमें सर्जरी करनी है आप तभी ले गए, और बीमारी अनट्रीटेड रहेगी फिर। और ये जो ना बोलनी है ना, ये नहीं है कि आपने इन 3 महीनों में ना बोलनी है, ये ना आपको तमाम उम्र बोलनी आनी है, सारी उम्र के लिए। कुछ रेड स्टैंड्स, कुछ रेड फ्लैग्स इस बीमारी में है। अगर एक किसी को डायबिटीज़ है तो उसका रेड फ्लैग है ना कि मीठा नहीं खा सकता। तो सिमिलरली इस बीमारी में भी कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। वो रेड फ्लैग पहले फैमिली तोड़ती है, पेशेंट बाद में तोड़ता है। अब को डिपेंडेंसी को ना बड़ी सिंपल तरीके से अगर आई वुड ड्रॉ से समझाने की, ठीक है, जैसे ये आप हो, ठीक है, दिस इज यू, ठीक है, ये आप लोग हो, ठीक है, इसके बाहर कहाँ है, यहाँ पे आपका पेशेंट है। अब क्या है कि जैसे आप भी पूछ रहे थे कि हम को डिपेंडेंसी पे काम कैसे करें, है ना, हमें बहुत ही एक बाउंड्रीज सबसे पहले अपनानी पड़ेंगी रिश्ते के अंदर। बाउंड्रीज अब क्या होती हैं, बाउंड्रीज ये हैं कि जैसे घरों में बनेरे नहीं होते थे, हम दूसरे के घर जा रहे हैं खेल के फिर अपने घर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि एक हेल्दी बाउंड्री है, मैं यहाँ से बाहर गई, पेशेंट को हेल्प किया जो उसको चाहिए, ठीक है, वो कैसे डॉक्टर करेगा, थेरेपिस्ट करेगा, मेडिसिन चाहिए, स्टे चाहिए, क्या हेल्प करी, पर मैं अपना कोई कन वहाँ पे छोड़ के नहीं आई। हम जब खेल के आते हैं पड़ोसियों के घर से, ये तो नहीं कि हम वहाँ पे पर्स छोड़ आते हैं या अपना बच्चा छोड़ आते हैं या कोई चीज़ छोड़ आते हैं, हम सब कुछ समेट के वापस आ जाते हैं ना। को डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि जब मैं मदद करने गई, मैं अपना सुध बुध वहाँ छोड़ आई, अपना मूड वहाँ छोड़ आई, अपनी रात की नींद वहाँ छोड़ आई, ठीक है, कि मैं मदद करने तो गई हूँ पेशेंट की, बट मैं एक अपना एक कन वहाँ पे छोड़ आई उसके साथ। हम ये कह रहे हैं कि आपने ये दायरा पहचानना है, आपने बाउंड्री पहचाननी है कि ये अब मैं हूँ, मैंने अपने पेशेंट की मदद करने जाना है, पर मैंने अपना पीस ऑफ माइंड खराब करके नहीं आना, मैंने अपना पीस ऑफ माइंड वापस लेके आना है। आप लोगों के क्या साथ हो रहा है कि आप पेशेंट की बात भी सुन रहे हो। अब क्या होता है कि पेशेंट को हम सिखाते हैं शेयरिंग करो, शेयरिंग करो, शेयरिंग करो, ठीक है, फैमिलीज़ को वो शेयरिंग, वो जो कर रहा है शेयरिंग, ठीक है, वो सुन तो लेती है पर उनका पीस ऑफ माइंड जा रहा है, क्योंकि हमने उनको गाइड किया फैमिलीज़ को कि आपने शेयरिंग सुननी है, ठीक है, कि जो ये बोल रहा है, पर वो क्या कहते हैं, मैम ये बात तो कर जाते हैं, आपने मुझे बोला है कि हमने आगे से बोलना नहीं, पर मिन्नू तो रात रात पर नींद नहीं आती। मैम बोल रही है ना, तो मेरे को एक सीन इन्विजन हो रहा है कि हम एरोप्लेन में बैठे हैं और अब ऑक्सीजन मास्क का इंस्ट्रक्शन आ गया है और मेरी गोद में एक बच्चा बैठा है, तो मैंने अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लगाया, मैंने बस अपने बच्चे के ऊपर ही लगा लिया है। या तो मैं अपने ऊपर लगाऊं फिर बच्चे को थोड़ा दूं, थोड़ा अपने आप, तो दोनों को बचा सकती हूँ। ये नहीं हमने करना। अगर हमने बच्चे के मुंह पे ही लगाए रखा तो हम तो गए, और हमारा बच्चा खुद लगा नहीं सकता, वो बेबी है।
हमारी जो कॉर्ड्स अटैच होती है ना, कॉर्ड्स अटैच होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड है यहाँ तो। वो हमें कॉर्ड कटिंग करनी नहीं आती, हमें बिल्कुल भी नहीं आती। हम इतने ज़्यादा अटैच होते हैं और वेरी वेरी सॉरी टू से, कई बार पता है क्या होता है, इतना ज़्यादा को डिपेंडेंसी हो जाती है कि पेशेंट ने बोल दिया ना तो फैमिली कहती है अब बस हमारी भी बस होगी। हाँ। आप ऐसे कैसे कर लोगे, ये तो जबरदस्ती बहुत- कैसे ये कर तो लोगे बहुत हमारे बार साथ? होता है। ये तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते मैम, हमारी डिसीजन थी, हम लेके आए थे, अब हमें ठीक लग रहा है हम लेके जाएं। पेशेंट की बात हम मतलब सारे ऐसा करते हैं। ऐसा ऐसा यू टर्न आता है फैमिली में, एकदम से यू टर्न। एक इस कारण से आता है कोडिपेंडेंसी, और दूसरी हमारी जो स्प्लिट होती है ना फैमिली में, उसके कारण भी आता है। अभी रिसेंटली हम एक हमारी फैमिली से जूझ रहे हैं, जिसमें बहन कुछ और कह रही है, पापा कुछ और कह रहे हैं, बीवी कुछ और कह रही है, माँ कुछ और कह रही है। तो जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, हम नहीं ठीक हो जाएंगे। बीमारी फायदा ले लेगी। और उसमें अब क्या है, उसमें 5 बंदे हैं, अब 5 बंदों की कोडिपेंडेंसी कैसे ठीक करें? बीवी की हमने कर ली, माँ की हमने कर ली, पापा और बहन रह गए। अब देखो कितनी बीमारी कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी प्रबल है। हमने दो को तो समझा दिया, उनको समझ भी आ गई कोडिपेंडेंसी क्या होती है, क्योंकि उन्होंने इतनी पेन सही है और इतना सारा कुछ किया है, एंड दे रियली वांट कि उनका बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन जो 2 बंदे रह गए उनकी कोडिपेंडेंसी ठीक नहीं हो रही। वो कोडिपेंडेंसी में यही है, जो ये जो बाउंड्री बनाई है ना, ये बाउंड्री यहाँ से मिट गई है। और यहाँ पे हमें क्या लेके आना है, हमें स्किल्स लेके आनी है। मतलब आप बोल रहे हो कि आपको नहीं, आप अभी तक क्या कर रहे थे, अपने मूड के साथ, अपने लाड प्यार के साथ, अपने कई चीज़ें कुर्बान करके पेशेंट की हेल्प कर रहे थे, तभी ये डिसॉल्व हो गई, है ना। अब मैं कह रही हूँ कि ये बाउंड्री आपने इंटैक्ट रखनी है कि मैंने अपने बच्चे, अपने लव्ड वन की टेक केयर भी करनी है, पर मैंने अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खोना, पर मैंने अपना डिसीजन मेकिंग पावर मैंने डिसॉल्व नहीं होने देनी। तो उसके इसका- लिए मैंने कोई बुरा इसका एक प्रैक्टिकल कराओ फिर ठीक है। आगे। तो स्किल्स मैंने सीखनी है, जो हम यहाँ पे रह के सीख सकते हैं वो स्किल्स ही हैं, कि आज जब यहाँ से आप जाओगे, अब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि ये मैं अब कोडिपेंडेंट हो रही हूँ। ये अगर मैंने फ़ोन पे बात की है, आज मेरा जे शाम दी चाह दे नाल कुछ खान का मन नहीं कर रहा ना, तो इसलिए है क्योंकि मेरे बेटे नाल गल हुई है जिहदा मन नहीं लगता पे उत्थे। सो तुहानू ये आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, पेशेंट की बात सुनो बिल्कुल 100%, 100% वो जो कह रहा है सुनो, पर विश्वास करो उसकी बात पे सिर्फ 10% और मानो सिर्फ उसकी बात 1%। ये स्किल है। चलो इसको थोड़ा सा हम सिंपल करके करते हैं। आज अब थोड़ी देर बाद आप सबने अपने पेशेंट से मिलना है, यस राइट, ठीक है। आज इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। बहुत अच्छा, सारे एक- बोलेंगे एक कि मिनट, छुट्टी। एक मिनट, अगर आज हम आपको बोल दे सबको अभी नहीं अभी मिलना। नहीं मिलना, वापिस जाओ, पेशेंट को हम नीचे नहीं बुला रहे, क्या फीलिंग आएगी? चलो बताएं। एक एग्जांपल अभी दे देते हैं, ऐसे ही मेरे मन में आई है एकदम से। आज सबको बोल देते हैं आज फैमिली ने नहीं मिलना, तो क्या होएगा हमें बताइए, चलो बताएं जी, कैसा लगेगा? सच बोलो, सच बताना प्लीज। हम सच बोलेंगे बोलो। फैमिली पेशेंट ऊपर ही रहने हैं, आपने नहीं मिलना आज। सच बोलो। We are here for ourselves, not for the You are patient. here for yourself, okay? हाँ मैम, सच्ची सच्ची सच बोलो। बताना प्लीज, झूठ नहीं ये बताना। टूटेगा या नहीं? माँ का दिल नहीं क्या टूटेगा, कहेगा ना, हाँ? टूटेगा। ये टूटेगा। हाँ जी मैम। हाँ जी, नहीं, आपको थोड़ा सा प्रोग्रेस कर चुके हो। कि आपके कोई ऐसी इमरजेंसी आई है जिससे आप हमें मिलना नहीं पर दिल नहीं। टूटेगा या नहीं? साडा भी टूटेगा। इमरजेंसी नहीं मैम, मैं इमरजेंसी तो बोल ही नहीं रही, मैं आपको अभी कोडिपेंडेंसी She के said she एग्जांपल feel बता रही cheated. बेचैनी होगी, बेचैनी फॉर सम टाइम बट नॉट मच। बेचैनी। सबसे पहले तो ये लगेगा हम इतनी दूर से चल के आए हैं, हम किसके लिए आए किस- हाँ, हैं? हमें तो मिलना ही मिल रहा है। ये तो ऑनलाइन भी सुन लेते, मीटिंग तो आई जानी थी, इतनी दूर से मुझे आए हैं। तड़पन महसूस तो होगी, आज- तड़पन। आज कोडिपेंडेंट मुझे शक्ल ही दिखा दो मैम, एक क्या? बार ये तो दो। मैं आज कोडिपेंडेंसी सीसीटीवी से ही दिखा दो कि क्या एक करना ना- है, वो ना मिलाओ। एक फैमिली मीटिंग होती है यूट्यूब पे, तो मैं भी उसका पार्ट बनती थी। ऑफ लेट थोड़ा बिजी हूँ तो नहीं। उसमें स्किल की बात होती थी और जब कहा जाता था कि आप लोग ज़रा आप अपनी शेयरिंग करें, तो 90% फैमिली पूछती थी आजू ठीक है, तो ਉਹਦੇ 'ਚ कोई फ़र्क लगे है। और मैं सोचती थी कि ये मीटिंग सिर्फ आपके लिए है,
उन्होंने आपको सेल्फ केयर सिखाना है, उन्होंने आपको बताना है कि कहाँ कहाँ आपको अपने पे काम करना है। मुझे याद है यहाँ मीटिंग में बैठ के मेरा ध्यान सिर्फ अनी पे होता था, मेरे बेटे पे, और डॉक्टर साहब कितनी बार मुझे देख के ऐसे करते थे कि तुम अपना ध्यान मेरी तरफ करो। मेरी नज़र होती थी ये मीटिंग सुन रहा है, और फिर मैं जाके कहती थी ये तो सुन ही नहीं रहा, ये सुन नहीं रहा तो ये ठीक कहाँ से होगा, ये मेरा फियर था, है ना। तो वो हम बहुत तरीके से, एक और एग्जांपल मैं देती होती हूँ कि जब को डिपेंडेंसी की इंतहा देखो कि मैंने अपने बेटे के फ़ोन पे ट्रैकर लगाया हुआ था। जब वो घर से निकलता था ना, तुम घर से उसके निकलते ही मेरी एंग्जाइटी, मेरा फियर देखो, मैं फटाफट फ़ोन ऑन करके देखती थी ये कहाँ है। उससे मुझे क्या मिल रहा था? ना तो मैं उसको रोक पा रही थी, मैं सिर्फ और सिर्फ खुद के फियर को बढ़ाती जा रही थी, क्योंकि मेरा फियर बार बार पक्का हो रहा था। देख, तूने सोचा था ना घर से निकल के वहीं जाएगा, वो तो वहीं गया है। सो माई फियर बिकेम डबल। और इसमें बच्चे का कुछ नहीं है, उसको पता ही नहीं, वो तो अपना लाइफ, उसने तो जिस राह पे वो चल रहा है, उसने तो अपनी राह पे चलना है, उसको नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरा फियर मैं डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स हर रोज कर रही थी। ये कोडिपेंडेंसी की इंतहा थी। पुलिस भी वही बन रही थी। तो ये आज से प्रैक्टिकल करते हैं। आई थिंक अब बहुत इन्फॉर्मेशन आ गई। प्रैक्टिकल ये है, अब आपका पेशेंट आपको मिलेगा, गुस्सा भी कर सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, छुट्टी के लिए बोल सकता है, हो सकता है अच्छी तरह आपको नहीं मिले, रोना धोना हो, कुछ भी हो। आपने आज अपना पीस ऑफ माइंड ने यहाँ पे नहीं छोड़ के आना, वो जो समझाया बबली ये इसके अंदर ये दूसरे के घर नहीं छोड़ के आना कुछ। आज आप ट्राई करें और मुझे सब फैमिली से फीडबैक चाहिए। अभी सिमरन मैम नोट करेंगे कौन कौन सी फैमिली आई है, और घर जाके आपका फ़ोन आना चाहिए कि आज की आपकी अपने पेशेंट की मीटिंग के बाद आपने अपना चैन, अपना सुकून खोया कि नहीं, और उस पर आपने क्या किया। हाँ, आप खुद को मैनेज कर पाए कि नहीं कर पाए। सो दैट इज योर स्किल फॉर टुडे। एंड व्हेन यू डू दिस, यू आर हेल्पिंग योर पेशेंट एट हर मीटिंग्स। ये हेल्प है। This is a place where we keep our patients with love, care and respect. ये हर्मिटेज डॉक्टर साहब ने कई साल पहले बनाया इसलिए। I am associated with him since so many years. तो मुझे याद है कि डॉक्टर साहब कहते थे ये जितने भी मरीज़ होते हैं ना, इनको तगमा लग जाता है नशेड़ी का, तो जितनी इनकी इंसल्ट होती है ना, और जितना उनका सेल्फ इस्टीम लो होता है। सो आई रियली वॉन्टेड टू मेक अ प्लेस। मैं एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ, ऐसी सिरेनिटी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ पे उनको लव, केयर एंड रिस्पेक्ट मिले। सो दिस हर्मिटेज इज फुल ऑफ लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। बिकॉज़ ये बेसिक नहीं होगा तो रिकवरी में एक पेशेंट क्यों आएगा। not only for patients, for our families as well. और जब तक ये निकलेगा नहीं ना कि यहाँ आने से डर लगता है, यहाँ रहने से डर लगता है, ये डर जब तक जाएगा नहीं ना, हमारी रिकवरी नहीं होएगी। हमें जब तक रिकवरी से प्यार नहीं होगा, हमारी रिकवरी नहीं होएगी। वो दोनों के लिए, वो फैमिलीज़ के लिए भी है और वो हमारे पेशेंट्स के लिए भी है। ठीक है जी। आप हाँ बहुत बोलिए आज हमने हमारा फैमिलीज क्वेश्चन, सो दैट देन वी कॉल द पेशेंट। कोई भी चीज़ किसी ने आज आइडेंटिफाई किया हो अपनी कोडिपेंडेंसी या कुछ भी आपके दिल में चल रहा है। मैडम ऐसे है कि बहुत सारी मीटिंग्स मैंने अटेंड आपके करीबी हैं और ऑनलाइन सुनता भी हूँ डेली। तो दैट इज़ राइट कि वी आर हेयर लेट बाय 10 years as we are also feeling now. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विद ऑल द केस फॉर एवरीवन आई एम स्पीकिंग कि मैं इसको जो 10 साल हम लेट हुए हैं, इसको मैं सिर्फ 2 लाइन में सम अप कर सकता हूँ कि शायद उनका होगा आखिरी ये सितम, यही सोचकर हम सब सह गए। हर बार यही सोचते थे कि अगली बार ये ठीक हो जाएगा। तो वो फियर भी था, जो भी को डिपेंडेंसी थी वो तो कोई अभी हमें टर्म समझ लगी हैं। तो
this is what I feel, but I think the program is very good. And he is here for last 20 days, निशान. But मैं समझता हूँ कि 20 दिनों में मैंने उसको कभी याद नहीं किया. और ये बहुत अटैच थे मैं मेरे से सब ज़्यादा- जगह मेरे से ज़्यादा अटैच थे, क्योंकि इनका हर टाइम दिमाग में वो रहता था. मैं वो फील करने लग गई थी. मतलब हमारे रिलेशन में कई बार ऐसे होता था कि कोई भी बात एंड उसके ऊपर ही होती थी. कोर्ट पेंडिंग. बहुत ज़्यादा बच्चों ने, मेरी बेटियां And that day I have three when you- daughters, तो उन्होंने भी फील करना शुरू कर दिया पापा इज़ वेरी मच अटैच विद हिम. वो हर टाइम उनके दिमाग में वही कहते मैं नहीं हूँ अटैच, ऊपर से कहते थे नहीं मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता नहीं है, बट ही वॉज वेरी मच. कितनी प्यारी बात की है इन्होंने, शायद उसका आखिरी हो ये हाँ, step. हाँ. हमें रोज लगता था कि शायद ये हाँ, आखिरी यही लगता किस्सा था होगा, हमें. कल वो ये 10 साल मान निकल जाएगा, गए. कल ये कि ठीक हम हो इसको जाएगा. ये दे देंगे शायद इससे खत्म हो Yes. जाएगा, इससे नहीं. और अभी जब this 4-5 days back you told me to write down the That for time confrontation. So I think out of the family I was the only person who wrote it down. And मैंने हाँ जी मैंने परसों मैंने लिखे, मैंने आपको डाली भी वो लेटर. And believe me, that was the day when I slept. मुझे इन्होंने कहा कहते मुझे रात को नींद ठीक आई है, अदरवाइज कहते तो मुझे सपने बहुत आते हैं, मुझे नींद नहीं ठीक आती. तो मतलब कि कहने को कहते थे कि मैं नहीं हूँ, लेकिन अटैच थे बहुत ज़्यादा. मैंने आपको मीटिंग में उस दिन थोड़ा सा रूडली इसलिए बोला कि आप जब, इसलिए आपको बोला था वो मीटिंग इसलिए थी कि आप जब मिलने आते थे आप हंसी खुशी बातें करके चले जाते थे. यहाँ पे भी आप वही कर रहे थे जो घर पे. जब तक आप अपने पेशेंट को एहसास नहीं दिलाओगे कि ये दर्द है बीमारी की वजह से, तू भी दर्द में है हम भी दर्द में, तो आप दर्द का मैसेज नहीं देते थे. तो आज आपने खुद नहीं अपने आप को आप फेस करना चाह रहे थे, आप एस्केप कर रहे थे. जब आप एस्केप करोगे तो आप पेशेंट को कैसे ठीक करोगे. सो वेरी गुड यू रोट दैट लेटर एंड यू फेल बेटर. मतलब हाँ जी. इशू की बात नहीं कर रहे थे ना Yes. हम. और फैमिली, हाँ जी, सब ने बोलना है, नहीं तो पेशेंट नीचे में आएंगे. हमारे घर में ये होता था कि आई वॉज कॉन्स्टेंटली विद पापा, कि पापा यहाँ जा रहे हैं वगैरह वगैरह. कभी लड़ाई हो जाती थी तो मैं ऐसे बिहेव करती थी कि कोई लड़ाई नहीं हुई है आज, तो आज ये हो गया था, उनकी गलती थी, मिनिमाइज करती रहती थी उनकी प्रॉब्लम्स. और इवन जब मम्मी बोलती थी कि सुमेधा दिस इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम पहले भी हर्मिटेज आ चुके हैं, मतलब 2013 में. इवन तब आई वॉज द को डिपेंडेंट. मुझे याद है मम्मी ने मेरे को बहुत ज़ोर से शी स्लैप्ड मी इन द हॉस्पिटल कि अभी इट्स नेसेसरी फॉर पापा, ये कराना पड़ेगा. तब मैं छोटी थी तो तब मम्मी ने मुझे डांट के करवा दिया था. बट देन माई को डिपेंडेंसी एज एन ओल्डर पर्सन वॉज ऑल्सो सो मच दैट जैसे उनके साथ साथ हर जगह जाना, हर लड़ाई से बचाना, सब कुछ वो करते रहना. एंड मम्मी की बातें फॉर आई थिंक 3-4 months आई इग्नोर्ड कि कुछ नहीं हो रहा, आपको लग रहा है. एंड फाइनली यहाँ पे व्हेन वी ब्रॉट हिम हियर एंड जब रिकवरी में आ गए एंड अभी भी वी आर लर्निंग, तो आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि हम बिगर पिक्चर देखना बंद कर देते हैं एज को डिपेंडेंट्स. आप सिर्फ एक बहुत छोटे शॉर्ट टर्म उस पर चल रहे होते हो कि आज का दिन बस अच्छा निकल जाए, आज की रात नींद आ जाए, एंड देन अगले मॉर्निंग सेम साइकिल स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ आके आप फिर से वो बिगर पिक्चर एक्नॉलेज करने लगते हो कि ना आपका कुछ भला हो रहा है, ना ही आप पेशेंट का भला होने दे रहे हो, क्योंकि आप उसकी सारी गलतियों पे पर्दा डाल रहे हो. एंड वो आप उसकी सारी गलतियों पे पर्दा इसलिए डालते हो बिकॉज आप अपनी एंजाइटी से, हाँ, अपनी बस रियलिटी anxiety से आपको एस्केप करना होता और है. मैं- तो आप डिफेंस मैकेनिज्म अवॉइडेंस का शुरू कर देते हो. खराब हो रही थी अपनी, इसकी हेल्थ सबसे ज्यादा इफेक्ट. और मैंने भी ऐसा नहीं है कि मैंने थेरेपी लेने की कोशिश नहीं करी. आई वॉज गोइंग टू मल्टीपल थेरेपिस्ट. एंड जब भी वो बात आती थी ना कि वो कन्फ्रंटेशन पे आ जाता था कि आपको अपनी बाउंड्री ड्रॉ करनी है, तो मैं बोलती थी ये थेरेपिस्ट को ही नहीं समझ आ रहा,
इनको नहीं समझ आ रहा, मेरा प्यार बहुत है, इसलिए मैं कर रही गुस्सा आ रहा हूँ। होता है, मैंने बोला तो है हाँ। कि जब थेरेपी समझा रहे होते हैं कि आपकी कोडिपेंडेंसी है तो गुस्सा आ रहा होता है गुस्सा आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं। तो जब एंड शी टू से आई हेट यू मम्मी, आपका ट्रीटमेंट होने वाला है। मतलब अपने पापा के कुछ नहीं होना है कि आपकी आप में देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, आप अपना ट्रीटमेंट कराओ। क्योंकि कोड डिपेंडेंसी का यही है कि उसने डिस्गाइज करना है प्यार से कि ये मेरा प्यार है, क्योंकि उसको और कोई स्टेटमेंट ही नहीं आती, वो जस्टिफाई ही ऐसे करता है। So justifying everything her father was doing, you know. मैम डिपेंडेंसी तो बहुत थी, अगर ये खुश थे तो घर में खुशी थी, अगर ये गुस्से में है तो बस सारे चुप। मैंने तो आपको बताया ही था हमारे घर की क्या सिचुएशन थी। अभी मैम सीरियसली लग रहा है अभी अब घर है, पहले तो लाशें ही लग रही थी मुझे वो। मतलब कि जब मैं यहाँ पे छोड़ के गई ना मैम, फर्स्ट टाइम मुझे कुछ नहीं फील हुआ, ना मुझे कोई रोना आया कि मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। वैसे मैं बहुत ही इमोशनल हूँ, एक बार भी मैं रोई, मुझे था बस एक सेफ जगह पे मैं छोड़ गई। मैं 1 महीना इतना सोई हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ से मुझे इतनी नींद आई है, मुझे नहीं पता। कोई किसी के कंधों से 10 किलो का भार उठा दे तो वो हल्का महसूस होगा, तो मेरे दिमाग से कोई बोझ हटा दे। जिस दिन मैं फर्स्ट डे आई हूँ ना, तो मुझे लगता है यहाँ मैं सोचती हूँ किसी को कैसे पता चल जाता है कि ये फर्स्ट डे है। सेकेंड डे मॉर्निंग में मैं जब वहाँ पे हॉस्पिटल में बैठी हूँ तो एक लेडी वो बता रहे थे, वो 14-15 साल हो गए थे उनकी रिकवरी में। वो उठे, मैंने कोई बात नहीं की, उन्होंने आके मुझे गले लगा लिया। ठीक है मैम, मैं नहीं जानती वो कौन है कौन नहीं, पर वो जो हग है मैं कभी नहीं भूल सकती, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि वो 3-4 चेहरे हैं वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। हाँ, पेन से सांझा था बिल्कुल।